आगे सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, 2 साइन एक्स माइनस एक्स इन 0 से 2 पाई। ठीक है, सोल्यूशन वही मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो हमने निकाला एफ डैश एक्स, दैट विल बी, ये हो गया 2 cos x माइनस 1, तो 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो cos x माइनस हाफ। ठीक है, अब cos x माइनस हाफ को अगर हम देखेंगे तो cos x हाफ के बराबर कहाँ पे होगा, 0 से 2 पाई में। ठीक है, तो 0 से 2 पाई में cos x हाफ कब होगा, कौन से क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में एंड फोर्थ में। तो अगर हम 0 से 2 पाई तक जाने, मतलब 0 से 2 पाई तक ऐसे जाने, तो हाफ वैल्यू एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा। ये वाली वैल्यू ऑफ कोर्स 60 डिग्री हो गया π/3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं 2 पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो गया 5 π/3। तो अगर इसको 0 किया तो दिस विल गिव यू this will give you x is equals to π/3 and 5 π/3। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि कुछ बच्चे अब ऐसे सोचेंगे कि अगर cos, ठीक है, π/3 रखने पे तो ये 0 हो गया। ठीक है, फिर वो ऐसे सोचेंगे अगर π/3 से छोटा है तो cos x हाफ से छोटा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि π/3 से छोटा होने पे cos x हाफ से छोटा होगा, ये जरूरी थोड़ा है। फंक्शन ऐसा थोड़ा कि हमेशा इंक्रीज ही करता है, हमेशा डिक्रीज भी कर सकता है फंक्शन। तो उल्टा हो जाएगा कि π/3 से पहले बड़ा हो जाए फिर उसके आगे छोटा हो जाए, तो साइन तो रिवर्स जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साइन जो चेंज होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ध्यान दें अपनी तरफ से, ऐसे हम मान लें कि अच्छा पहले वैल्यू छोटा होगा बाद में बड़ा होगा। तो अगर हम cos x का ग्राफ बनाएं और 0 से 2 पाई तक बनाएं, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ ग्राफ आएगा। अब वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू हाफ, ये हो गया मान लिया y इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो 0 और π/2 के बीच में, ऑफ कोर्स यही कितना है π/3, ये 3 π/2 एंड पाई, ये 3 π/2 है, ये 2 पाई है, इसके बीच में आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 5 π/3। नाउ यू कैन सी कि बिहेवियर जस्ट उल्टा है इन दोनों पॉइंट्स पे। इस पॉइंट में तो क्या है, पहले बड़ा है बाद में छोटा है, तो पहले कौन बड़ा है, cos x का वैल्यू हाफ से बड़ा है, इससे ऊपर है ग्राफ, तो π/3 से जस्ट पहले ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब हम ऐसे देखते हैं 0 से 2 पाई इज आर इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट, उसमें 2 वैल्यू आया, एक आया π/3, एक आया 5 π/3। ठीक है, 0 से π/3 तक cos बड़ा है हाफ छोटा है, तो cos बड़ा है हाफ छोटा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा पॉजिटिव। π/3 से 5 π/3 तक cos का ग्राफ नीचे चला गया, हाफ का ग्राफ ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। फिर 5 π/3 से 2 पाई तक फिर वापस पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो π/3 और 5 π/3 तो इंटीरियर पॉइंट हो गए, इनके तो दोनों तरफ ग्राफ है। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इस पे देख सकते हैं कि π/3 और 5 π/3 पे ऑफ कोर्स f डैश 0 है, π/3 पे साइन चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, इस पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मतलब मिनिमा। ये क्या है वैसे, दिस इज साइन ऑफ f डैश x। अच्छा, अगर हम बहुत क्रूड ग्राफ बनाएं f का, केवल इस पॉजिटिव नेगेटिव को देख के और कुछ नहीं, वैल्यू वगैरह की हम कोई बात नहीं करें, तो इस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ग्राफ लगातार बढ़ रहा होगा यहां तक, ऐसे क्या। फिर ये नेगेटिव का मतलब क्या है, घटना चालू हो गया। फिर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके बाद फिर बढ़ना चालू हो गया, कुछ ऐसे आएगा ग्राफ। पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो उसका मतलब क्या है कि ये और ये तो क्लियर कट मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट है, बट एंड पॉइंट्स को थोड़ा भूल जाएंगे, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे भी क्लोज लगा रखा है 0 एंड 2 पाई पे। तो 0 पे बिहेवियर क्या है, ऑफ कोर्स 0 पे पॉइंट ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो सबसे छोटा पॉइंट है ये अपने नेबरहुड में 0 वाला,
ये ठीक है, ये हमने क्रूड ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है 2 पाई वाला, ये अपने ने क्लोज लगा रखा है। अगर यहाँ ओपन लगा दें तब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा ही नहीं। अभी तो बात करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ क्लोज लगा दें तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने नेबरहुड में सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। तो ये लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 एंड 5π/3। इन दोनों जगह लोकल मिनिमा है, ठीक है। एंड लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू π/3 मैक्सिमा 2π। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो फिर वो हम अलग अलग बताएंगे। जैसे अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो एक बार हम यहाँ रखेंगे π/3, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर 2π रखेंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। gx इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ x माइनस 4 वेयर f डबल डैश x is less than 0 for all x belonging to R। ठीक है, gx का हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू बताना है और f डबल डैश लेस देन 0 दे रखा है। f डबल डैश लेस देन 0 देने का मतलब क्या है कि फंक्शन f का सेकंड डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो करेगा ही करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि f डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब जो g है वो f का ही कॉम्बिनेशन है, तो अगर f डिफरेंशिएबल है तो g तो बिल्कुल डिफरेंशिएबल हो गया। तो g इज ऑल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब देखो, अगर हमें g का मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो अल्टीमेटली ये पता लगाना है कि g डैश 0 कहाँ पे है, पहली बात। दूसरी बात, उसका साइन चेंज कैसे हो रहा है, बस। तो इसलिए हमने डिफरेंशिएट किया। तो g डैश एक्स कितना आ जाएगा, f का डेरिवेटिव f डैश 2 माइनस एक्स, फिर चेन रूल से इसका डेरिवेटिव तो एक माइनस और आ जाएगा, प्लस f डैश x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव x, तो यही आ गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख रहे हैं f डैश x माइनस 4 माइनस f डैश 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसको g डैश को पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा बोलने में बहुत सारे बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होगा, वो बोलेगा पॉजिटिव के लिए क्यों सॉल्व किया, नेगेटिव क्यों नहीं। तो वो एक ही बात है, अगर मान लिया हमने पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया और हमारा सोल्यूशन कुछ भी आ गया 5 से लेकर 7 तक, 5 to 7 से, तो नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे तो साइन रिवर्स ही हो जाएगा ना। साइन रिवर्स हो जाएगा तो 5 से 7 वाला रीजन छोड़ के बचा हुआ रीजन अपने आप आ जाएगा। तो कोई भी एक चीज सॉल्व कर लो, दूसरा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड 5 और 7 जो होगा वो बेसिकली हमें ये बताएगा कि 0 कहाँ पे है, जो हमारे लिए इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैक्सिमम मिनिमा तो हमें वही चाहिए जहाँ पे डेरिवेटिव 0। इसलिए ठीक है, किसी को भी सॉल्व कर लो, g डैश एक्स पॉजिटिव। देखो, अगर हमने g डैश एक्स 0 सॉल्व कर भी लिया, ठीक है, फिर भी तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि जिस पॉइंट पे g डैश 0 है उसके इधर उधर क्या साइन है, पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है, मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए। तो हमने सीधा सीधा साइन वाला ही कर लिया, जहाँ पे साइन चेंज हो रहा होगा वहाँ पे 0 होगा अपने आप। तो g डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज f डैश एक्स माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन f डैश 2 माइनस एक्स।
अब देखो, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ मोनोटोनिसिटी। ठीक है, अब मोनोटोनिसिटी पिक्चर में आएगा, इंक्रीज डिक्रीज पिक्चर में आएगा। एफ डबल डैश नेगेटिव है, इस बात का इम्प्लीकेशन क्या है, इस बात का यूज़ क्या है? तो इस बात का यूज़ ये है कि जो एफ डैश होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि एफ डैश का डेरिवेटिव नेगेटिव है। एफ डैश अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मोनोटोनिसिटी में हमने बोला था कि अगर किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन को हटाया दोनों तरफ से तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों तरफ डिक्रीजिंग फंक्शन है उसको हम हटाएं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को यूज़ करके अगर दोनों तरफ से हम एफ डैश हटाएं तो x माइनस 4, ये साइन रिवर्स हो जाएगा 2 माइनस एक्स, तो हो गया 2x लेस देन 6, x लेस देन 3। ये किस चीज़ का सोल्यूशन आया? g डैश x पॉजिटिव का। तो अगर हम इस बात पे ध्यान दें, साइन ऑफ g डैश x, तो उसके लिए 3 ही क्रिटिकल पॉइंट है। इससे पहले पहले इट इज़ पॉजिटिव, इसके बाद में नेगेटिव। ठीक है, इसके आगे और कहीं चेंज होगा ही नहीं, और कहीं चेंज होता तो वो अपने आप सोल्यूशन में आ गया होता। बस यही हो गया। तो जो जी का ग्राफ है वो तो फिर ऐसे बनेगा, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। तो उसका मतलब है केवल एक पॉइंट आएगा लोकल मैक्सिमा का, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 3। सो दिस इम्प्लाइज gx will have point of local maxima at x is equals to 3। बस एक पॉइंट आए और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ थ्योरी में और पॉइंट पढ़ लेते हैं। नोट 1, द पॉइंट वेयर f dash x is equals to 0 or undefined is called critical point। ठीक है, note 2, the point where f dash x is equals to 0 is also called stationary point। ठीक, क्रिटिकल कुछ भी नहीं, टर्म्स हैं, इसमें कोई थ्योरी व्योरी तो है नहीं। अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन ना हो, जैसे मॉड एक्स हो गया, तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एक्स इज इक्वल टू 0 मॉड एक्स के लिए क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्योंकि वहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, या फिर डेरिवेटिव 0 हो जाए। जैसे साइन एक्स के लिए अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स आएगा, π/2 पे उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो π/2 बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एक टर्म तो ये हो गया।
दूसरा टर्म क्या है, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए, जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो गया उसको हमें फंक्शन की टेंडेंसी कांस्टेंट होने की हो गई, स्टेशनरी हो गया, रुका हुआ पॉइंट हो गया, तो ऐसे पॉइंट को वी विल कॉल स्टेशनरी पॉइंट। IIT JEE में मोस्ट ऑफ दे विल नॉट यूज दीज टर्म्स एवर, ये तो ऐसे ही बता दिया ये, ठीक है। नोट 3, द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा is also called relative maxima minima, ये ठीक है, और एक्सट्रीमम पॉइंट और एक्सट्रीमा, ठीक है, और टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जहाँ पे ग्राफ टर्न ले रहा है, ये ठीक है। अगर मैक्सिमा है तो पहले ऊपर बढ़ रहा था फिर घटना चालू हो गया उस पॉइंट के बाद, ठीक है। ये हो गया एक। रिलेटिव मैक्सिमम में एक्सट्रीमम पॉइंट है या एक्सट्रीमा है, वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए कॉमन वर्ड जो बुक्स में खूब मिल जाएगा, ठीक है। नोट 4, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें हमने डेरिवेटिव निकाला, जो डेरिवेटिव था उसके अंदर आ गया cos x माइनस हाफ, उसको हमने जीरो किया तो वी गॉट 2.π/3 एंड 5π/3। अब π/3 पे यू विल सी कि cos x का वैल्यू जो बिहेव कर रहा था कि वो पहले π/3 से जस्ट पहले तो वो हाफ से बड़ा था और उसके जस्ट आगे हाफ से छोटा हो गया। 5π/3 पे ये बिहेवियर उल्टा था, ठीक है। तो हमने ऐसे बोला था कि आंख बंद करके ये नहीं बोलेंगे कि पहले वैल्यू छोटा होता है बाद में वैल्यू बड़ा होता है। मतलब अगर π/3 पे वैल्यू हाफ है तो 60 डिग्री पे अगर वैल्यू हाफ है तो 60 डिग्री से कम रखने पे वैल्यू हाफ से छोटा आएगा। दिस इज वेरी यूजुअल टेंडेंसी स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा नहीं बोलेंगे, वो तो डिपेंड करता है कि मोनोटोनिक बिहेवियर कैसा है उस फंक्शन का अराउंड दैट पॉइंट के, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फिर इसका एक दूसरा वे अराउंड ये है कि हम ग्राफ बना के हमने देखा था उस क्वेश्चन में कि वैल्यू कहाँ पे बड़ा है कहाँ पे छोटा है, उसकी बजाय वी कैन ऑल्सो गो फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। मान लिया f' हमारा जीरो आ गया, माइनस हाफ आ गया, उसको हमने जीरो किया, दो वैल्यूज आ गई π/3 एंड 5π/3। अब मान लीजिए मेरे को ये पता लगाना है कि π/3 पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। तो एक तो तरीका वही हो गया जो हमने यूज़ किया था कि हमने क्या किया, उस फंक्शन का साइन f' का, फंक्शन का नहीं फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेंज देख लिया कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। और किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, ये ठीक है। 99% क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे बिकॉज दिस इज़ ईजी, ये ठीक है। अगर हमें ग्राफ वगैरह या फिर जो भी वहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेशन अगर उसमें दिखाई दे रहा है, विजुलाइज कर रहे हैं कि वैल्यू घट रहा है बढ़ रहा है, अगर हम वो कर लें आराम से तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा मैंने बोला कि 90% केसेस में इट विल वर्क। अगर हम वो बर्डन ना लेना चाहें तो वी कैन गो फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, उसको चेक किया π/3 पे, ठीक है। फिर अगर उससे बात नहीं बनी तो फिर थर्ड डेरिवेटिव निकाला, उसको चेक किया, उससे बात नहीं बनी का मतलब क्या है, ये तो मोस्ट वाली हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर π/3 पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन के लिए वो लोकल मिनिमा होगा, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा होगा। अब अगर मान लीजिए वो जीरो आ जाए, ना पॉजिटिव आए ना नेगेटिव आए, तो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, फिर हम अगले डेरिवेटिव पे जाएंगे। थर्ड डेरिवेटिव हमने चेक किया, वो जीरो आ जाए, फिर फोर्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे। अब सुनने में ऐसा लग रहा हो कब तक जाएंगे, प्रैक्टिकली ऐसे इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम केसेस में सेकेंड डेरिवेटिव पे ही पता लग जाएगा, किसी किसी केस में थोड़ा बहुत ऊपर जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब हम वही लिखेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट
तो इफ फॉर एफ एक्स एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, देन टू डिटरमाइन whether x is equals to a is point of local maxima or minima, find f double dash a, f triple dash a, f का फोर्थ डेरिवेटिव एट a एंड सो ऑन, ये ठीक है, एंड सो ऑन, कब तक, टिल फर्स्ट टाइम नॉन जीरो वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। ये ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव ऐसे निकालते ही जाएंगे। कब तक निकालते जाएंगे? जब तक हमें पहली बार नॉन जीरो वैल्यू ना मिले। अब 99% केसेस में यही मिल जाएगी नॉन जीरो वैल्यू, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, थ्योरी को पूरा पढ़ाने के लिए ये सब बोला जा रहा है, ठीक है। मान लिया जो पहली बार नॉन जीरो मिली, जैसे सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, मान लिया हमें आरथ डेरिवेटिव तक जाना पड़ा और आरथ डेरिवेटिव पे पहली बार नॉन जीरो वैल्यू मिली, मान लिया, तो से माना इट इज ऑब्टेन्ड एट आरथ डेरिवेटिव, ठीक है। देन अब क्या होगा? अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आर है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये, ठीक है, उसी की तरह बिहेव करेगा एग्जैक्टली, तो मतलब मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। और जैसे सेकंड डेरिवेटिव मान लीजिए यही पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमम आ जाएगा, सॉरी अगर ये पॉजिटिव आ गया तो एफ एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू ए पे मिनिमम आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव आया तो मैक्सिमम आ जाएगा। अब मान लीजिए ये जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो आ जाए, ये पहली बार नॉन जीरो आ जाए, नॉन जीरो मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई, तो अगर इसकी वैल्यू जीरो आई तो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो पता ही लगा। फिर हम यहाँ पे गए, मान लिया इसकी वैल्यू 5 आ गई, बस फिर और आगे नहीं जाएंगे। अगर ये और डेरिवेटिव पे आया है, जैसे थर्ड तो ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं होगा, फिर दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा, फिर तो एक्स क्यूब जैसा ग्राफ बनेगा, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा होगा पूरा या डिक्रीज कर रहा होगा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा, ये बात, ठीक है। तो अब इसी बात को हमने लिख लिया, देन इफ आर इज ऑड देन at x is equals to a, fx will not have local maximum or minimum, ये ठीक है। it will be point of inflection, ये ठीक है। मतलब जो f का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से हो गया कि उस a पॉइंट पे स्लोप तो जीरो है, बट दोनों तरफ ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा या फिर दोनों तरफ डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब या तो एक्स क्यूब हो जाएगा या माइनस एक्स क्यूब जैसा ग्राफ होगा, इनमें से कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ तो कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, यहाँ तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर आर ऑड है, ठीक है, और इफ आर इज इवन देन एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स विल हैव मैक्सिमा और मिनिमा according to this obtained value being नेगेटिव, मतलब जो आरथ डेरिवेटिव हमने बोला ना पहली बार नॉन जीरो आया,
नॉन जीरो आया तो कोई वैल्यू आई होगी। अब वो वैल्यू अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर मैक्सिमा आएगा, पॉजिटिव है तो मिनिमा आएगा। तो यहां हमने मैक्सिमा पहले बोला है तो इसलिए यहां नेगेटिव वो बोला है, वैल्यू बीइंग नेगेटिव और पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमा आ जाएगा, क्वेश्चन फाइंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा। फर्स्ट हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 cos x एंड x बिलोंग्स टू ओपन 0 से 2 पाई। ठीक है, तो सॉल्यूशन एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2 माइनस 4 cos x का डेरिवेटिव 4 sin x, इसमें से अगर 4 कॉमन ले लिया तो हाफ प्लस sin x, इसको अगर 0 के बराबर कर दिया तो sin x बराबर माइनस हाफ, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हाफ वाली जो वैल्यू है साइन में वो 30 डिग्री पे आती है। ठीक है, तो अगर साइन एक्स माइनस हाफ के बराबर है तो 0 से 2 पाई, तो वापस वही एक चक्कर दे रखा है ऐसे करके, तो साइन नेगेटिव इन दोनों क्वाड्रेंट में होगा। माइनस हाफ का मतलब क्या है कि 30 डिग्री से रिलेटेड, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो हमने क्या किया, पाई में पाई बाई 6 जोड़ दिया, तो पाई प्लस पाई बाई 6 विल बी 7 पाई बाई 6। यहाँ पे पहुँचने के लिए हमने क्या किया, 2 पाई में से पाई बाई 6 घटा दिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, तो 2 पाई ये कितना हो गया 11 पाई बाई 6। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। ठीक है, वेरी इजी। एक बार और डिफरेंशिएट किया, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना चाहते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये तो 0 हो गया, 4 sin x का डेरिवेटिव कितना हो गया 4 cos x, फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो एट x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, f डबल डैश x इज नेगेटिव, दिस विल इम्प्लाई fx will have local maxima at x is equals to 7 pi by 6। ठीक है, 7 पाई बाई 6 पे क्या आ जाएगा लोकल मैक्सिमा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, एंड एट x इज इक्वल्स टू 11 पाई बाई 6।
11π/6 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, वहाँ जो कॉस है ये ठीक है, दैट विल बी पॉजिटिव. दिस इम्प्लाइज fx will have local minima at x is equals to 11π/6. ठीक है, क्वेश्चन फाइंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा इन फॉलोइंग केसेस. लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताना है. फर्स्ट इज fx is equals to x square x minus 2 का होल स्क्वायर. आंसर f dash x will be equals to, क्या डिफ्रेंशिएट, एक बार इसको किया तो 2x x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस एक बार इसको किया तो 2x स्क्वायर x minus 2. दिस इज इक्वल्स टू, पहला चीज़ तो हमें प्रेफर क्या करना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही प्रेफर करना चाहिए. तो इस वाले केस में 2x x minus 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x minus 2 और यहाँ क्या बचेगा x. तो अगर इसको हम 0 कर दें तो 0 2 और यहाँ से ये बेसिकली पूरा ये क्या लिखा है 2x minus 2, तो 2 कॉमन लिया x minus 1. मतलब हमारे पास साइन ऑफ f डैश x चेक करने के लिए क्या क्या पॉइंट आया, 0 1 2. ये 0 वाला रूट हो गया f डैश के अंदर, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया. तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जो भी साइन मतलब इनइक्वालिटी पढ़ाया गया था वहाँ पे हम साइन चेंज भी देखते हैं, या फिर वेवी का मेथड जैसे भी देखा है, प्लस माइनस ये आ गया. अगर ये मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन होता तब तो हम इन इंटरवल्स में इंटरेस्टेड होते कि कहाँ नेगेटिव है, वहाँ डिक्रीजिंग आ गया, पॉजिटिव है एंड सो ऑन. ठीक है, अभी तो हम क्या होगा, हम इन पॉइंट्स में इंटरेस्टेड होंगे. ये ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स एफ डैश के लिए 0 कहाँ पे आई है, 0 2 एंड 1, 0 1 2 3 पॉइंट्स पे आई है. तो 0 पे साइन चेंज कैसे हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पहले नीचे गया फिर ऊपर गया मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव पहले ऊपर गया फिर नीचे गया मैक्सिमा फिर मिनिमा. तो fx has point of local minimum 0 and 2 and local maxima at x is equals to 1. यही आंसर हो गया. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का. सेकेंड क्वेश्चन हो गया fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. मान लिया ये है. ठीक है, कोई नहीं, अल्टीमेटली तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो किया डिफ्रेंशिएट, ये आ जाएगा f डैश एक्स बराबर इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो दैट वुड गिव यू f डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर में कैलकुलेट कर लो. ठीक है, न्यूमरेटर में क्यूबिक दिखाई दे रहा है, तो सारे टर्म ओपन करने के बजाय हम कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं एक्स क्यूब कितना आया, एक्स स्क्वायर कितना आया, ऐसे कैलकुलेट करें. तो जैसे एक्स क्यूब यही आ सकता है बस, तो 2x क्यूब आ जाएगा, यहाँ से भी 2x क्यूब आ जाएगा, बट वो माइनस का है
तो कैंसिल हो गया, मतलब एक्स क्यूब नहीं आएगा। अब क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। यहाँ से आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, तो एक प्लस का एक्स स्क्वायर बच गया ये, ठीक है। यहाँ से सॉरी, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर, तो एक माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया, बट ये माइनस है तो फिर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब x देख लिया, यहाँ से प्लस 2x, यहाँ से माइनस x, तो प्लस का एक x बच गया। फिर यहाँ से माइनस x, यहाँ से प्लस 2x, फिर प्लस का एक x बच गया, बट वो कैंसिल हो गया, तो मतलब x भी नहीं आया। फिर कांस्टेंट टर्म देख लिया, यहाँ से -1, यहाँ से +1, फिर ये -1, तो वो एक बच गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ x -1 x प्लस 1 अपॉन, ठीक है, तो -1 1 प्लस माइनस प्लस, प्लस का मतलब क्या है, पहले ऊपर गया ग्राफ फिर नीचे गया f का, तो ये मैक्सिमा आ गया, मिनिमा आ गया। तो फॉर fx x is equals to 1 is point of local minima and x is equals to -1 is point of local maxima, ठीक है, ये आ गया। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 साइन क्यूब 2x माइनस 3 साइन 2x प्लस 7 इन 0 से पाई। मान लिया ये क्वेश्चन है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, 4 साइन क्यूब माइनस 3 साइन, ये तो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला बना सकते हैं इसको आराम से। साइन 3 थीटा करने से क्या हो जाएगा, ये एक सिंगल टर्म आ जाएगा। तो रादर देन गोइंग फॉर डिफरेंशिएशन हम इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सोल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन ऑफ 3 गुना एंगल का, तो 6x प्लस 7, ठीक है। अगर x 0 से पाई तक गया है, ठीक है, तो एक तो हम ग्राफ ही बना सकते हैं, साइन 6x का ग्राफ बना लिया। अच्छा, प्लस 7 का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 7 से तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो साइन 6x का हमने ग्राफ बना लिया, उसी से मैक्सिमम मिनिमा देख सकते हैं। अच्छा, साइन 6x के आगे माइनस है तो माइनस का बनाया,
तो साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे चालू होता है, इसका ग्राफ ऐसे नीचे से चालू होगा। ठीक है, तो अगर x होता तो ये 0 होता है, ये पाई होता। ठीक है, फिर ये 2 पाई होता, 3 पाई होता। 6x करने से सारी वैल्यू 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हमें कहाँ तक जाना है? पाई तक। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अब ये पाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कितना हो जाएगा? 0 से लेके यहां तक, इतना हमारा ग्राफ इंटरेस्ट का है। ये ऑफ कोर्स पहले पाई बाई 2 होता, अब पाई बाई 12 हो गया। ये 3 पाई बाई 2 होता। ठीक है, ये 2 पाई होता, अब पाई बाई 3 हो गया। ये होता 3 पाई बाई 2, उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, ये होता 5 पाई बाई 2, तो उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो 5 पाई बाई 12। दिस वुड हैव बीन 4 पाई। तो अब कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। ये 2 पाई बाई 3 नहीं होगा, जैसे ओरिजिनल तो ये 2 पाई, हाँ तो ये ये होता 4 पाई, ये 6 पाई, तो ये 4 पाई बाई 6 मतलब ये होगा 2 पाई बाई 3। बिल्कुल, ये तो पाई बाई 6 है, 2 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, इट विल बी पाई बाई 2। ठीक है, नॉर्मल ग्राफ में देखें तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर ये 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर ये 9 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर ये 11 पाई बाई 2 हो जाएगा। हाँ, तो हमें तो मैक्सिमा मिनिमा से मतलब है। तो ये क्या है? मैक्सिमा मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम वाले पॉइंट कौन कौन से आए? ये 2, 3, 4, ये मैक्सिमा के पॉइंट आए। फिर ये एंड ये मिनिमा के पॉइंट आया। तो ग्राफ से हम क्या क्या बोल सकते हैं? फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू, देख लो भाई कि मैक्सिमम वाला पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो 0 पे आया, फिर पाई बाई 4, फिर 7 पाई बाई 12, फिर 11 पाई बाई 12, इन 4 पॉइंट्स पे। ठीक है, एंड मिनिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू, मिनिमा आ गया पाई बाई 12, कॉमा 5 पाई बाई 12, कॉमा 9 पाई बाई 12 एंड पाई। ये भी मिनिमा है, ये अपनी लोकेलिटी में सबसे, पाई के आगे तो जाएंगे नहीं क्योंकि हमें तो केवल इतने ग्राफ से ही मतलब है, तो इसलिए पाई पे भी लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस बात का इलस्ट्रेशन था कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फंक्शन देखें और डिफरेंशिएशन में चालू हो जाएं। हो सकता है कि विदाउट डिफरेंशिएशन ग्राफ बना के बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स कॉट इनवर्स एक्स इंटू +6, माने ये फंक्शन है। तो देखो ऐसे केसेस में जहां हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना होगा, वी विल अवॉइड सब्स्टिट्यूशन। ये ठीक है,
मतलब यहाँ पे सम पीपल माइट बी टेम्पटेड टू पुट कॉट इनवर्स एक्स बराबर टी, मतलब वो ऐसे बोलेंगे कॉट इनवर्स एक्स को टी रख लेते हैं, फिर टी के टर्म्स में हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल लें, बट दैट इज़ नॉट राइट अप्रोच, वी शुड अवॉइड इट। क्योंकि अगर हमने टी रख दिया, अभी तो क्या है कि जैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया तो एक तो ये एक्सप्रेशन डिफ्रेंशिएट होगा, फिर एक कॉट इनवर्स एक्स भी डिफ्रेंशिएट होगा। अब कॉट इनवर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन की वजह से भी कुछ चीज़ आएगी जो अपना साइन चेंज कर सकती है, ठीक है। बट अगर मैंने मान लिया टी रख दिया, अगर मैंने इसको लिख दिया ना टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, तो जब उसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो t का डेरिवेटिव वो तो 1 आएगा t के रेस्पेक्ट में, तो वो जो कॉट इनवर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन वाला जो एक्सप्रेशन था दैट इज समहाउ लॉस्ट, ठीक है। अब देखो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस चीज़ को मैंने अगर सब्स्टिट्यूट किया है, अगर वो मोनोटॉनिक है, मोनोटॉनिक है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर हम रख सकते हैं, क्योंकि मान लिया हमने एफ जी एक्स की जगह कुछ रखा, तो ओरिजिनल फंक्शन में इस जी एक्स की बात नहीं करें, इस फंक्शन की बात नहीं करें, मान लिया कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जी एक्स में लिखा हुआ है, उसमें हमने जी एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूट किया। जी एक्स अगर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है तो जी एक्स वाला जो एक्सप्रेशन है वो टी वाला एक्सप्रेशन है, उन दोनों में अंतर क्या है कि जी एक्स वाले में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से एक जी डैश एक्स और आएगा, टी वाले में दैट इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट, ये ठीक है। बट अगर जी एक्स मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है तो उसका फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जी डैश एक्स एनीवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। बट अगर मान लिया जी एक्स डिक्रीजिंग है तो जी एक्स डिक्रीजिंग होने का मतलब है जी डैश एक्स नेगेटिव है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा कि जो भी टी वाला एक्सप्रेशन होगा उसका जस्ट साइन रिवर्स हो जाना चाहिए। तो अगर हमें इतना दिखाई देता है तो वी कैन डू इट, अदरवाइज वी शुड अवॉइड इट, क्योंकि फिर गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। तो नट शेल में क्या बताया गया कि हमें समय सब्स्टिट्यूशन अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया आंसर, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2 कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विल बी 2 कॉट इनवर्स एक्स एंड -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसी का माइनस होगा, ठीक है। तो चेन रूल से यह आ गया, फिर इसका -5 इंटू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 दोनों बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना बच गया, कॉट इनवर्स एक्स तो इधर बच गया, ये पूरा बाहर चला गया, माइनस वाला एक 2 एक्स्ट्रा चला गया, तो यहाँ बचेगा 5/2, ठीक है। तो यार इस माइनस को चलो अंदर ही ले लेते हैं, क्यों अलग रखा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख लिया 5/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या है, कॉट इनवर्स एक्स जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका तो अब कोई रोल नहीं है साइन वाइन में। 5/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स का हमें देखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग कर दिया, कॉट इनवर्स एक्स का हमने ग्राफ देखा कैसे बनता है, ये हो गया पाई, ठीक है, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, ऑरिजिन π/2 इज 1.57, ये पाई इज 3.14, तो यहाँ पे क्या है 5/2 इज 2.5, तो जो 2.5 है वो यहाँ पे आएगा कहीं, दिस इज y इज इक्वल टू 5/2। इनिशियली हमने बोला था कि अगर इससे x एक्सिस पे उतरना है तो ये y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी कॉट 5/2, ठीक है। तो कॉट 5/2 पे तो f डैश एक्स 0 हो जाएगा, कॉट 5/2 से जस्ट पहले क्या होगा, कॉट इनवर्स बड़ा होगा, ठीक है। तो डोमेन तो आ रही, कॉट 5/2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया,
इससे जस्ट पहले ये बड़ा है तो पूरी वैल्यू हो गई नेगेटिव, इसके जस्ट आगे ये छोटा है 5/2 ऊपर रह गया तो वैल्यू हो गई पॉजिटिव। तो साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो फिर कॉट 5/2 लोकल मिनिमा हो गया, बस एक ही पॉइंट है। सो दिस विल इम्प्लाई cot 5/2 is point of local minima. ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू cot 5/2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बिल्कुल यही हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एंड एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा तो वैसे हम पढ़ चुके हैं। उसका मतलब क्या है कि वी आर सपोज टू फाइंड पूरा जो डोमेन है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है एंड सो ऑन। तो उसको निकालने का प्रोसीजर क्या है वो लिख लेते हैं। टू फाइंड, ये ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा को एब्सोल्यूट, टू फाइंड global maxima minima we can ये स्टेप्स है। स्टेप 1 फाइंड एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, पॉइंट्स ऑफ discontinuity and non-differentiability. Step 2 find value or limiting value of the function at above mentioned points and at the points where f dash x is equals to 0. Out of these values, the maximum value if obtained
will be the global maximum value and similarly global minimum values can be obtained. ठीक है, मतलब अगर कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा आ सकता है, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा, या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। एंड जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के पॉइंट होंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके जो मिलेगा उन पॉइंट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे हमने वैल्यू निकाल लिया। और अगर वैल्यू निकालना एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया। अब इन सब में से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है, अब वो सबसे बड़ा वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि वो लिमिटिंग वैल्यू हो और वो मिल ही ना रहा हो किसी भी एक्स पे। अगर वो किसी भी एक्स पे नहीं मिल रहा है तब तो क्या होगा कि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। बट वो अगर किसी पर्टिकुलर जगह मिल रहा है तो फिर वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ऐसे ही इन सब वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो अगर ऑब्टेन हो रहा है किसी पॉइंट पे तब तो वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो गया, अदरवाइज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स एंड x बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इस वाले केस में जो भी हमने ये बोला तो उसके हिसाब से सबसे पहले एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन क्या है वो खुद ही दे दिया इसने, 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, अच्छा ये अगर 0 से 2 पाई तक नहीं दिया होता तो फिर आंसर इसका बहुत ईजी होता, फिर तो ये इसका रेंज आर हो जाता है, क्योंकि x की वजह से x का रेंज आर होता है, साइन 2x तो प्लस माइनस 1 के बीच में ही रहता, तो वो r का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो ऐसा भी नहीं होता कि कोई वैल्यू छूट जाता बीच में, तब तो उसका रेंज आर हो जाता। रेंज आर हो जाता तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। बट यहाँ पे क्या है कि हमने डोमेन को कर्टेल कर दिया, हमने डोमेन को छोटा कर दिया कि 0 से 2 पाई के बीच में ही देखना है बस। तो फिर ये सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। ये एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कोई नहीं है, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो 0 और 2 पाई ही 2 पॉइंट मिला जहाँ पे एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाली जगह पे निकालनी है। तो अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 1। इसको अगर 0 किया तो दैट विल इम्प्लाई cos 2x इज इक्वल टू हाफ। अब देखो x अगर 0 से 2 पाई तक जा रहा है तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 4 पाई तक। 0 से 4 पाई का मतलब क्या है कि ऐसे 2 चक्कर, ये 2 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, तो इसमें हाफ वैल्यू 2 जगह पे मिलेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 जगह पे मिलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये वाले पॉइंट्स 2x बराबर क्या क्या हो गया, पहला हो जाएगा पाई बाई 3, ये देखिए, फिर ये दूसरा हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, फिर ये वाला हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो यहीं लिख देते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, और ये वाला हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया तो x बराबर पाई बाई 6, फिर हो जाएगा पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, एंड ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ये वैल्यूज़ आ गई। तो अल्टीमेटली वैल्यूज़ कहाँ पे चेक करना है, 4 पॉइंट तो ये हो गए और 0 एंड 2 पाई 2 पॉइंट्स हो गए, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। ये ठीक है, इसमें से कहाँ मैक्सिमम आ रहा है कहाँ मिनिमम आ रहा है ये सब मेरे को जानने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, हम तो क्या करेंगे, आंख बंद करके सभी पे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, उन वैल्यूज़ में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो चलो, एफ ऑफ जीरो एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, जीरो और 2 पाई पे निकालेंगे, तो जीरो रखने पे कितना आ जाएगा, जीरो, एफ ऑफ 2 पाई, तो 2 पाई रखने पे 4 पाई हो जाएगा, बट ये तो -2 पाई, ये वैल्यू आ गई, पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 3, एफ ऑफ पाई बाई 6, पाई बाई 3 रखने पे ये हो जाएगा √3/2 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। फिर पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, अगर यहाँ करेंगे 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ठीक है, तो चलो एक एक करके लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6, फिर एफ ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है, और फिर लास्ट वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6 बराबर पाई प्लस पाई बाई 6, यहाँ पे x की जगह पाई प्लस पाई बाई 6 रखेंगे, तो ट्वाइस ऑफ दैट विल बिकम 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो वो फिर हो जाएगा √3/2 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो जाएगा, ठीक है। पाई माइनस पाई बाई 6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस √3/2 माइनस पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, डबल कर दिया तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 विल बी अगेन माइनस √3/2, ठीक है। आई होप टू और x की जगह कितना आ जाएगा, -2 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 6 लाने के लिए 3√3 माइनस पाई बाई 6, ये ठीक है, ये हो गया 3√3 माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई, इससे ये हो जाएगा -3√3 माइनस पाई, and this will be -2 pi minus minus plus pi minus या वही पाई माइनस 3√3/6, ठीक है। अब देखो कौन सी वैल्यू क्या है, ये 0 है, ये -2 पाई है, गुड, ये नेगेटिव वैल्यू है -2 पाई, अच्छा 3√3 कितना हो जाएगा, √3 इज 1.7 समथिंग, उसका 3 गुना किया तो 5.1 के आसपास आ जाएगा, माइनस पाई, ये ठीक है, -3.14 निकल गया, मान लिया 2 के आसपास आ गया, तो ये +2 के आसपास आ जाएगा, अपॉन 6 जो है 1/3 के आसपास आ जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और वैल्यू इसका लगभग 1/3 के आसपास है, ये ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये फिर वही पॉजिटिव वैल्यू है, वैल्यू कितना है 1/3 के आसपास, उसमें से पाई घटा दिया तो ये पूरा नेगेटिव वैल्यू हो गया, तो ये लगभग कितना हो गया -3.14 एंड +1/3 के आसपास, तो इनमें -2 पाई सबसे छोटा है, इससे छोटा तो कुछ आया नहीं है अभी तक, ये ठीक है। ये वाला ये भी नेगेटिव वैल्यू हो गया, ये भी नेगेटिव वैल्यू हो गया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये माइनस पाई है, ये -1/3 है, तो माइनस पाई मतलब -3 पॉइंट समथिंग हो गया, -1/3 किया तो अभी तो यही सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, -2 पाई हो गया, वो तो इसी के बराबर हो गया, उसके आगे ये जो वैल्यू जोड़ रखा है, ठीक है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो ये और नेगेटिव हो गया, तो सबसे छोटा वैल्यू तो ये हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ग्लोबल
ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, यही वाला -2 पाई प्लस पाई माइनस 3√3/6। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू देखा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था पाई/6 पे, ये नेगेटिव है, ये 0 है, तो पॉजिटिव यही है बस अकेला, तो सबसे बड़ा वैल्यू यही हो गया। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3√3 माइनस पाई/6। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का लिख लेते हैं, सेकेंड पार्ट, f(x) इक्वल्स टू और x ले लिया 0 से लेके 7 तक। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन हो गया ये, इस वाले केस में x³ -12x² प्लस 45x प्लस 3, ये एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो अगर इसकी रेंज हम पूरा हटा दें, आगे वाला जो लिखा है ना x 0 से 7, अगर वो हटा दें तो फिर इसकी रेंज आर हो जाएगी, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज आर होती है। फिर तो इसमें कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, फिर तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे x पे लिमिट लगा रखा है, ठीक है, तो इसलिए केवल 0 से 7 के बीच में देखना है। डिफ्रेंशिएट किया, 3x² माइनस 24x प्लस 45, 3 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 8x प्लस 15, तो दिस इज 3 टाइम्स x माइनस 5 x माइनस 3। ये ठीक है, हमें किससे मतलब है, 0 से 7 के बीच में मतलब है बस, और रूट क्या क्या आगे 3 और 5 वो दोनों ही इसके बीच में। तो अगर हम f' का साइन देखें, ये ठीक है, साइन ऑफ f'(x), तो वो ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि f'(x) को अगर हमने 0 किया तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 3 और 5, तो हमारे पास टोटल 4 पॉइंट हो गए। फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आया। अल्टीमेटली हमारे पास पॉइंट क्या क्या हो गए, 0, 7, 3 और 5, इन जगह हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा भी देखने की जरूरत नहीं, वैसे ये लोकल मैक्सिमा है, ये ठीक है, ये लोकल मिनिमा है। बट हम ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात करें तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट f0, f3, f5 एंड f7, ये कैलकुलेट करना है। तो f0 तो वेरी इजी, 3 हो गया। f3 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 108, सही बोला है, प्लस 135 प्लस 3, सही है, बिल्कुल। अब क्या हो गया, दिस इससे कितना बचेगा, 27, 57, f ऑफ 5, तो 5 कितना हो जाएगा, 125, ये हो जाएगा 300 प्लस 5 225 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचा -75 और
उसमें 125 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 53। दिस विल बी, इन दोनों से 7 स्क्वायर 49 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 7, यहाँ 5 बचेगा, प्लस 45 इंटू 7 प्लस 3। I hope this calculation is correct. (49) 7 5 12 सही लिखा है तो यहाँ से 7 और 5 35 कॉमन आ जाएगा तो -7, 7 और 5 9 प्लस 3 तो 73। ठीक है, तो अब इन सब में देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितना आया है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ये 4 पॉइंट को कंपेयर करना है, तो इन सब में सबसे छोटा वैल्यू कितना है 3, तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू 3 हो गया। फिर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू विल बी 73, यही आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड प्लस मान लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3 प्लस 2x एंड x मान लिया -2 से 5 तक, ये जा रहा है। ये थर्ड पार्ट हो गया। तो देखो, इसको ऐसे सोच सकते हैं पहले तो एनालिसिस करने के लिए। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड, वो तो 0 और 2 ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये तो अपना डेफिनेशन 0 और 2 पे चेंज करेगा। ठीक है, तो 0 और 2 दोनों इसके बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ ब्रेक करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीजर्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी इसका आर्ग्यूमेंट इंटीजर हो जाए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3i। तो मतलब ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट, मतलब जहाँ पे भी x जो है वो 3 का मल्टीपल हो जाए। तो -2 से 5 तक 3 का मल्टीपल कौन कौन आएगा, एक तो आएगा 0 और एक आएगा 3। इसके बीच में 0 तो सब किसी का मल्टीपल है, तो 3 का ही मल्टीपल है। तो एक तो 0 आ गया और दूसरा इसके बीच में 3 आ गया। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ ब्रेक करेंगे, 0 पे ब्रेक करेंगे, 2 पे ब्रेक करेंगे, 3 पे ब्रेक करेंगे। 2 पे इसकी वजह से बेसिकली 2 विल बी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये 3 पॉइंट आ गए। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू -2 से 5 को, मतलब ऐसे है -2 से 5 को 0 पे, 2 पे और 3 पे ब्रेक करना है। तो पहला इंटरवल ये हो गया कि x बिलोंग्स टू -2 से 0। अगर -2 से 0 होगा तो ये जो पैराबोला है, ठीक है, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर -2x बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ पैराबोला अपवर्ड, और इसका इक्वेशन हो जाएगा 2x - x स्क्वायर। तो -2 से 0 तक तो यही वाला पैराबोला आएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x। -2 से 0 के बीच में x/3 -2/3 से 0 तक रहेगा। तो अगर -2/3 से 0 तक रहे तो उसका इंटीग्रल पार्ट -1 रहेगा। तो ये भी फिक्स है -1 प्लस 2x, ये तो 2x ही रहेगा हमेशा। पहला इंटरवल तो ये आ गया। अब अगला इंटरवल आ जाएगा 0 से 2 तक का।
अब 0 से 2 तक पैराबोला हो जाएगा ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो लाइन है ये तो 3 पे जाके ब्रेक होगा आगे, तो 0 से लेके 2 तक, इनफैक्ट 0 से लेके 3 तक इट विल रिमेन बिटवीन 0 एंड 1, तो इट विल रिमेन 0 प्लस 2x, ये हो गया। फिर अगर हम x को ले जाएं 2 से 3 तक, तो 2 के आगे ये वाला पैराबोला वापस आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 प्लस 2x। ठीक है, फिर अगर हम x को ले जाएं 3 से 5 तक, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x रहेगा। ये अगर 3 से 5 तक लगे तो ये 1 से 5/3 तक जाएगा। अब 1 से 5/3 का इंटीग्रल पार्ट 1 हो जाएगा प्लस 2x। ये जो डेफिनेशन है वो हमारा ऐसे ब्रेक हुआ फाइनली। ठीक है, अब इसको मिला के लिख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बिलोंगिंग टू -2 से 0। फिर ये कितना आ जाएगा 2x 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 2। ठीक है, ये कितना हो गया, फिर एक्स स्क्वायर, अगर x बिलोंगिंग टू 2 to 3, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x गोज फ्रॉम 3 to 5। ठीक है, अब कहाँ कहाँ चेक करेंगे? एक तो जहाँ पे भी डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है, जैसे 0 पे, ठीक है, 2 पे, 3 पे, 5 पे, -2 पे। -2 पे और 5 पे तो वो एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन है, इसलिए चेक करेंगे। ठीक है, और 0 पे डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है इसलिए चेक करेंगे, 2 पे डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है इसलिए चेक करेंगे। अच्छा, 2 पे अगर हमने क्लोज यहाँ लगा रखा है तो ओपन यहाँ लगा, वैसे कहीं पे भी लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 पे रहेगा तो कॉन्टिन्यूस ही। ठीक है, प्लस ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये तो पैराबोला है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा? मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ऐसे एक पैराबोला आ जाएगा जिसका रूट -1 एंड 1 है। हमें कहाँ से कहाँ तक मतलब है, -2 से 0 तक। तो -2 से 0 में मतलब ये ऐसे कुछ -2 से 0 में ये तो लगातार डिक्रीज कर रहा है, इसका कोई अपना लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा, तो मैं उसकी तरफ से टेंशन नहीं है, तो केवल एंड पॉइंट्स पे ही चेक करना है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये भी पैराबोला है, पैराबोला डाउनवर्ड है, इसके रूट 0 और 4 हैं, तो जो वर्टेक्स आएगा वो 0 और 4 के मीन पे आएगा 2 पे, बट 2 तो ऑलरेडी एंड पॉइंट है, वहाँ वैसे ही चेक करेंगे, तो और इसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर पैराबोला है, वर्टेक्स 0 पे आएगा, वो 0 इसके अंदर है ही नहीं। वर्टेक्स 0 का आने का मतलब क्या है कि वर्टेक्स पे ही मैक्सिमम मिनिमम आएगा ना पैराबोला के लिए, तो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, इस इंटरवल के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगेन पैराबोला है, वर्टेक्स 0 पे आएगा, ये ठीक है, 0 इसके बीच में नहीं है, तो इसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में क्या होगा, केवल हमें एंड पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है। मतलब कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ -2। अच्छा, वैसे तो -2 पे वैल्यू भी देखना है और लिमिटिंग वैल्यू भी देखना है, बट -2 पे ये फंक्शन वैसे ही कॉन्टीन्यूस है, ये तो क्या बोलते हैं पैराबोला है ना, तो एफ ऑफ -2 एंड एफ ऑफ -2 प्लस, इसके अंदर आर एच एल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो है ही नहीं, एल एच एल तो देखेंगे नहीं, ये दोनों उसी पैराबोला से आ रहा है, तो सीधा सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं। -2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, ये ठीक है। 0 पे हमें देखना पड़ेगा एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 0 प्लस, 0 एंड 0 प्लस दोनों ही यहाँ से आ रहा है, तो यहीं से वैल्यू आ जाएगा। 0 माइनस यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा -1, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 0। फिर एफ ऑफ 2 माइनस एंड एफ ऑफ 2 दोनों ही यहाँ से आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, एफ ऑफ 2 प्लस यहाँ से 4, एफ ऑफ 3 माइनस 9, एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 3 प्लस दोनों 10, 3 और 3 प्लस यहाँ से आ रहा है, एंड एफ ऑफ 5 माइनस एंड एफ ऑफ 5
दोनों इसी जगह से आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 26। वो मिल रहा है, हाँ 5 पे मिल रहा है। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 26, एंड विच इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब इन सब में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? तो सबसे छोटा वैल्यू इज -1। बट ये जो -1 है ये तो लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो -1 तो लिमिटिंग वैल्यू है, तो उसका मतलब क्या है? 0 पे लिमिटिंग वैल्यू है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिटिंग वैल्यू। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखो, अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ऐसे जरूरत नहीं है, फिर भी x² -1, ये ठीक है, -2 से 0 तक, ये -1 है। ये जो ग्राफ है ये इस वाले पार्ट का है। फिर इसके आगे जो ग्राफ है 0 से 2 तक, ये ठीक है, वो बेसिकली ऐसे ग्राफ है, 0 से 2 तक। 2 के आगे x² का ग्राफ है, तो वो कुछ ऐसे जा रहा है, x² का ग्राफ 2 से 3 तक। ठीक है, और 3 के आगे फिर x² + 1 है, मतलब ये भी बेसिकली ओपन है, ये वैल्यू हो गया 9। अब x² + 1 तो ऐसे ग्राफ जाएगा, उसका वैल्यू कितना है? 10 से, और यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया? 5 पे, दिस इज 26। ठीक है, ये एग्जैक्ट ग्राफ है। तो अगर इसमें हम बोलेंगे सबसे ऊपर पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट। अच्छा, ये ग्राफ बनाए कैसे? ऑफ कोर्स इनके ग्राफ बना लो अलग अलग। फिर 4x - x² को 0 से x एक्सिस के ऊपर 0 से 2 तक लिया, उतने में रखा, बाकी मिटा दिया। ऐसे करके ग्राफ आया ये। तो इसमें सबसे ऊपर वैल्यू कौन सा है? ये मिल रहा है, हाँ। तो इसलिए ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 26। इस ग्राफ के ऊपर सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे आना था, बट ये आया ही नहीं। ये ठीक है, तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, विच इज नॉन ऑब्टेनेबल। लिमिटिंग वैल्यू का नॉन ऑब्टेनेबल हमेशा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता था कि अगर हम ऐसे लाइन खींच दें, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें और यहाँ पे पॉइंट ना लगाएं, तो भी वो लिमिटिंग वैल्यू -1 ही होगी, बट उस वाले केस में ये ऑब्टेनेबल होगा। इस वाले केस में दिस इज नॉन ऑब्टेनेबल। उसका मतलब क्या है कि ग्लोबल मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में वैसे उसने बोला नहीं है, बट अगर हमसे पूछा जाए कि रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज निकालने के लिए बोला जाए, तो हम सबसे नीचे से चालू करेंगे। तो ये -1 तो नहीं आया, बट -1 के जस्ट ऊपर वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कहाँ तक आ जाएंगी? ये -2 पे क्या वैल्यू था? -2 पे क्या वैल्यू था? 3। ये वैल्यू था 3। 2 पे क्या वैल्यू है? ये 4। तो इसकी वजह से 0 से 3 तक सब कवर हो गया। ठीक है, और मतलब 0 से 3 तक नहीं, सॉरी, -1 से 3 तक सब कवर हो गया, -1 को छोड़ के। ठीक है, तो रेंज -1 से 3 तक, बट 3 के आगे भी ये 9 तक पूरा कवर कर लेगा इस ब्रांच की वजह से। तो ये ब्रांच और ये ब्रांच मिलके -1 से 9 तक सब कवर करेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं बीच में कोई भी एक लाइन खींचो, हमेशा पॉइंट मिल जाएगा, हमेशा कहीं पे भी लाइन खींचो, -1 से लेके 9 ओपन तक। 9 से 10 के बीच का इंटरवल ये छूट गया, यहाँ कोई लाइन खींचो तो ये ग्राफ को कभी कट ही नहीं कर रहा। उसका मतलब क्या है कि 9 से 10 तक का पार्ट रेंज का नहीं है। फिर 10 से लेके 26 तक, तो यूनियन 10 से लेके 26 तक, ये इसका रेंज आएगा वैसे। ठीक है, रेंज का क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसको, और ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम ही बोल सकते हैं।
ठीक है, चलो ये तो था ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का वो, ठीक है। अब मानिए कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, कि फंक्शन वंक्शन की बजाय हमने एक फिजिकल जो एक्चुअल सिचुएशन है, रियल वर्ड की एक प्रॉब्लम हमने लिख दिया, और फिर हम बोलेंगे बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा कि कोई भी जो सिचुएशन दे रखा है, ठीक है, वो मतलब पहली बार तो उसने वर्ड में डिस्क्राइब कर रखा है, फिर उसने बोला कि लास्ट में क्या बोला कि दे दिस देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस या मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस या ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इस वाले केस में पहला हमारा काम तो क्या होगा कि जो भी उसने प्रॉब्लम को स्टेट किया है वो प्रॉब्लम हम अपने मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, मतलब जो लैंग्वेज लिखा है उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें, फिर एक फंक्शन निकालें, फिर उस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के हम बता सकते हैं कि देखो ये डायमेंशन होनी चाहिए या फिर इतना प्रोडक्शन रेट होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, या फिर ये मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब फिजिकल प्रॉब्लम या रियल लाइफ की प्रॉब्लम होगी तो जिस वेरिएबल के टर्म्स में हम वो फंक्शन बनाएंगे, ये ठीक है, जिसके टर्म्स में हम मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, उसके ऊपर लिमिट भी जरूर देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन लिखा है, मान लिया हमने फंक्शन बनाया एफ एक्स बराबर कुछ क्यूबिक आ गया, मान लिया हमने वॉल्यूम का फंक्शन बनाया और वो क्यूबिक आ गया। अब अगर हम केवल क्यूबिक फंक्शन पे देखें तो क्यूबिक फंक्शन तो इज ऑलवेज डिफाइंड माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। बट एक्चुअल जो फिजिकल प्रॉब्लम होगी ये, ठीक है, उसमें यू विल बी एबल टू सी कि पहली बार तो अगर वो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बनाए मान लिया तो वॉल्यूम का भी नेगेटिव थोड़ा हो सकता है, तो वो जो पूरा ग्राफ है वो हमारे काम का नहीं, उसमें से एक सर्टेन पोर्शन ही काम का होगा जिसके अंदर जो वेरिएबल मान लिया अगर हमने x लिया है तो x की उतनी ही अलाउड वैल्यूज होंगी जिसके बीच का ग्राफ हमें देखना है, जहाँ से मैक्सिमम मिनिमम हमें निकालना पड़ेगा। फिर कहने का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन बनाए केवल उस इक्वेशन को देखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर ऑल्सो सपोज टू फाइंड आउट कि वो इक्वेशन जिस वेरिएबल में लिखा है उस वेरिएबल के लिए कौन कौन सी वैल्यूज लेना अलाउड है, ठीक है। फंक्शन को देख के तो लग सकता है कि डोमेन इसका आर है, बट हो सकता है कि आर में अगर हम वेरी करें तो बहुत सारी जगह पे हमें कुछ फिजिकल सेंस ही ना बने उस क्वांटिटी का जिसको भी ऑप्टिमाइज कर लें, तो एक इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। फिर एक पॉइंट क्या है कि अगर उसने कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम डिस्क्राइब किया, फिर वो बोलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो हमारे जो एओडी से क्वेश्चन हो रहा होगा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से क्वेश्चन हो रहा होगा, वो सिंगल वेरिएबल में ही इक्वेशन होगा, ये ठीक है। रादर हमें क्या बोलना चाहिए, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही इक्वेशन होगा। मतलब अगर मान लिया मेरे को एक से ज़्यादा वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, मान लिया अल्फा बीटा गामा 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से हो रहा है तो फिर पक्की बात है कि अल्फा बीटा गामा के अंदर हमारे पास एक तो वो फंक्शन होगा जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, उसके अंदर अगर मेरे को 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तो डेफिनेटली अल्फा बीटा गामा को रिलेट करने वाला हमारे पास 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन और होगा। अगर उस क्वेश्चन को एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से सॉल्व होना है तो वो जो 2 इक्वेशन होगा उससे हम इफेक्टिवली बीटा और गामा एलिमिनेट कर सकते हैं। बीटा और गामा को सॉल्व करके अल्फा के टर्म्स में जो भी फंक्शन है जिसको ऑप्टिमाइज करना है, जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, उसमें रख सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, प्योरली अल्फा के टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ये मोटा मोटा इसका जो हमने बोला उसका क्रक्स था, ठीक है। अगर मान लिया एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पैरामीटर आ ही जाए, इंडिपेंडेंट पैरामीटर का मतलब क्या है कि जो आपस में रिलेटेड नहीं हो, जिसको हम इंडिपेंडेंटली वेरी करा सकते हैं। जैसे मान लिया ये है, ये रॉड है और ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, ये मान लिया इस पर फिसल रहा है, तो फिसल रहा है तो ये वाला जो लेंथ है
ठीक है, जो इसका वाई इंटरसेप्ट है वो चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है, और एंगल भी कम हो रहा है, ये ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये भी 0 की तरफ जा रहा है, बट दीज टू आर नॉट इंडिपेंडेंट पैरामीटर, क्योंकि अगर मैंने एंगल का कोई भी एक वैल्यू फिक्स किया, मान लिया हमने बोला कि 20 डिग्री, तो ये लेंथ पक्का फिक्स हो गया, ये इसको इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं करा सकते कि ये एंगल अलग से चेंज होता रहे और ये लेंथ अलग से चेंज होता रहे, तो ये तो आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर कनेक्टेड है तो हमारे पास एक कनेक्टेड इक्वेशन भी मिल जाएगा थीटा और इस वाई इंटरसेप्ट को रिलेट करने वाला। तो कुछ भी हमने निकाला, मान लिया एरिया निकाला, इसी वाले केस में इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, तो उसमें ये वेरिएबल आएगा, ये वेरिएबल आएगा, दोनों चेंज हो रहा है, तो दिखेगा तो हमें दो वेरिएबल, एक एक्स इंटरसेप्ट एक वाई इंटरसेप्ट, बट वो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि इस रॉड का जो लेंथ है ये ठीक है वो तो फिक्स रहेगा, तो अगर ये वेरिएबल अल्फा है, ये बीटा है, तो इसका जो लेंथ है एल, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया, तो वो एक कनेक्टेड इक्वेशन हो गया जो अल्फा और बीटा को आपस में रिलेट कर रहा है। तो इफेक्टिवली एक ही वेरिएबल है, दीज आर नॉट टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो हम किस बात के लिए बात कर रहे थे कि अगर एओडी से होगा तो वो सिंगल पैरामीटर वाले फंक्शन का ही मैक्सिमा मिनिमा पूछा जा रहा होगा, ठीक है, वो ही निकाल पाएंगे हम। अगर वो मान लिया फिर भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पैरामीटर आ जाए तो फिर वो एओडी से नहीं हो रहा होगा, वो किसी और मेथड से हो रहा होगा। किस मेथड से हो रहा होगा तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, ऐसा कोई यूनिवर्सल चीज़ तो बता नहीं सकते, बट देयर इज़ ए फेयरली गुड प्रोबेबिलिटी कि वो क्वेश्चन ANGM से हो रहा होगा अगर क्वांटिटीज पॉजिटिव है, ये ठीक है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हो सकता है, और भी तरीके हैं, ये ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, उसमें मैक्सिमा मिनिमा लग रहा हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हों, ठीक है। तो अब हम किस चीज़ की बात करें कि मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन लगा के हम रियल लाइफ प्रॉब्लम में ऑप्टिमम वैल्यू निकाल लें। अब ऑप्टिमम वैल्यू निकालने हैं मतलब क्या निकालने हैं ऑप्टिमम वैल्यू? ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। डिजायर्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी की बात करें, ठीक है। अगर मान लिया हम कुछ बोलें कि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स डिजायर्ड क्या होगा कि मैक्सिमम हो, ठीक है। लॉस की बात करें, कुछ भी हमने मतलब लॉस की बात करें या खर्चा की बात करें, मान लिया हमें कुछ चीज़ खरीदनी है, ये ठीक है, एक बिल्डिंग बनाना है मान लिया फॉर एग्जांपल, तो उसमें लैंड के एक्विजिशन का भी कॉस्ट होगा एंड बिल्डिंग को बनाने का भी कॉस्ट होगा। तो उस वाले केस में आई वुड लाइक के मिनिमम हो, ये ठीक, खर्चा मिनिमम हो। तो अगर उसने बोला कि ऑप्टिमम डायमेंशन क्या होना चाहिए बिल्डिंग का, तो उसका बोलने का मतलब क्या है कि हमें बिल्डिंग का वो डायमेंशन चाहिए जिसके लिए खर्चा मिनिमम हो। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में दे विल डिफाइन कि वो मैक्सिमा चाहिए उसको या मिनिमा चाहिए, बट इन सर्टेन केसेस अगर उसने कुछ भी नहीं बोला ना, उसने अगर यही बोल दिया कि डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो इतना IQ हमें खुद ही लगाना पड़ेगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। नाउ प्रोसीजर लिख लेते हैं, क्या करेंगे प्रोसीजर। स्टेप 1, find the variable in which the function to be optimized will be written। मतलब पहले तो हमने वो वेरिएबल आइडेंटिफाई किया जिसके टर्म्स में वो हम फंक्शन निकालना चाहते हैं, जो भी कॉस्ट फंक्शन हो, एरिया फंक्शन हो, वॉल्यूम फंक्शन हो। स्टेप 2, ये ठीक है, इफ मोर देन वन वेरिएबल इज प्रेजेंट in the function then try to find other relations connecting those variables, ठीक है। स्टेप 3,
फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, ये ठीक है, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन, ये ठीक है, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन एंड वेरीफाई whether it is maxima और मिनिमा। ठीक, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मान लिया जो वेरिएबल है उसका लिमिट आया, उसका वैल्यू आया 2 से लेके 5 तक, कि हम 2 से 5 तक ही ले सकते हैं। हमने उसको डिफरेंशिएट किया, 0 कर दिया और उस वेरिएबल का वैल्यू मान लिया 4 आ जाए, ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में 4 आ रहा है, तो हम आंख बंद करके नहीं बोलेंगे कि 4 पे हमारा डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसने बोला हो कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो और 4 पे मिनिमा आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। अगर 4 पे मिनिमा आ रहा होगा तो जो 2 और 5 है उनमें से किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा होगा, तो फिर उन पे चेक करेंगे। तो मतलब जहाँ पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, वैसे तो 99% केसेस में जहाँ डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहीं पे हमारा डिजायर्ड वैल्यू आ रहा होगा, जो भी डिजायर्ड है मैक्सिमा मिनिमा। फिर भी 1% केसेस में उल्टा हो सकता है, तो इसलिए वेरीफाई जरूर करेंगे, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए कभी कभी क्या होगा, रादर मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि जो इक्वेशन बना होगा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसका हमने साइन चेंज देखना या फिर एक्सप्रेशन को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसा केस है तो हम IQ से भी बता सकते हैं सर्टेन केसेस में कि देखो एंड पॉइंट्स पे तो वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है, तो बीच में एक मिनिमा आना चाहिए, ठीक है, और अगर हमें एक ही पॉइंट मिला डिफरेंशिएट करने के बाद तो वही मिनिमा होना चाहिए। तो अगर ऐसे हम लॉजिकल उसका वैलिडेशन दे पाएँ, एक्सप्लेनेशन दे पाएँ, तो फिर हम वी कैन अवॉइड चेकिंग और वेरिफिकेशन कि वो मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। ठीक है, नोट 1, राइट द allowed values of the variable in which function is to be written। ये ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू हम जरूर साथ में लिखें जिसके टर्म्स में फंक्शन हमें निकालना है, ठीक है। allowed values, note 2, if more than one independent variables are involved in function to be optimized, then differentiation will not be used। ये ठीक है, मतलब AOD एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वाली चीज़ फिर यूज़ नहीं हो रही होगी, फिर कुछ और यूज़ हो रहा होगा, मैक्सिमा मिनिमा इस तरह की कुछ चीज़।